नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है और इस साल 337वीं रैंक है। सर ने बता दिया कुछ तो इंट्रोडक्शन। और मैंने बीए मेरा बैकग्राउंड रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और उसी में ये रैंक आई है मेरी। तो सबसे पहली बात तो कुछ मिथ्स पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हिंदी मीडियम में वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो क्रैक कर सके। ठीक है, मेरी रैंक थोड़ी सी कम है, लेकिन इस बात का भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग सभी हिंदी मीडियम में जनरली ये ट्रेंड है कि कोचिंग जाएंगे या फिर फर्स्ट टर्म में 2-3 साल वो तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल की मैंने बहुत सीरियस होकर तैयारी की थी और बिना कोचिंग के, और उसके बाद में भी मैंने ये रैंक अचीव किया है। तो 3-4 चीजों पे मैं बात करूंगा। पहला तो ये है कि हिंदी मीडियम में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा घुस गया इन सालों में, 3-4 सालों में। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद को हीन समझने की भावना। कई मेरे सीनियर्स थे, वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला कि लबास ना जानने के बाद में हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो हिंदी में बात करते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम बहुत हाई पर्सनैलिटी हैं या फिर हमारे में इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम में हर नॉलेज है। मैंने हिंदी मीडियम के बहुत से लोग देखे जिनमें मेरे से भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। इतनी नॉलेज है कि उनसे कहीं से भी कुछ भी चीजें पूछ लो वो आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसके पीछे कुछ तो रीजन है, जो हम में है कुछ रीजन, कुछ बाहर के रीजन है। तो सबसे पहले तो मैं आप पे बात करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट में क्या चुनौतियां हैं, कमियां नहीं बोलूंगा मैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं स्टूडेंट। पहली चुनौती तो ये है कि हम लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये बात मैंने अभी सर से भी जिक्र की थी कि हम लोग बस किताबें पढ़ने पे ज्यादा फोकस रहता है कि 3 क्लास कर ली दिन में, 3 मतलब ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं दिन में 3-3 क्लास करते हैं। वो 3-3 घंटे की 9 घंटे क्लास करेंगे और जाके सो जाएंगे वो। और फिर उन्होंने क्या क्लास में करा उसका कोई रिवाइज नहीं किया, कोई किताब में नहीं पढ़ा, और फिर वो अगले दिन वापस वही 3 क्लासें और 10-12 महीने कोचिंग करेंगे और फिर फाइनली अल्टीमेटली ये आएगा कि प्री भी नहीं हुआ। तो इसका रीजन ये है कि जो एग्जाम है उसमें हम कितना दिमाग में घुसा रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। दिमाग में मैटर करेगा कि हम जो हमारे पास नॉलेज है उसका एनालिसिस करके हम एग्जाम में उसको किस प्रकार यूज कर रहे हैं। जैसे प्री में क्वेश्चन आया था इस बार कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करेंगे तो वो कौन सा आर्टिकल होगा, अनुच्छेद 19 या 21। तो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो तो इसका सही आंसर दे देगा। जिसको लगेगा कि हाँ वाकई में व्यक्ति शायद पसंद की व्यक्ति को पसंद करने का अधिकार है, तो मेरी व्यक्ति है, तो अनुच्छेद 19 पे टिक मार देंगे। तो ये 2 डिफरेंस है जो चिंतन करने और ना चिंतन करने से पैदा होंगे। चिंतन कैसे करना है, जैसे आपने कोई बुक उठाई, एनसीईआरटी उठाई मान लो आपने मॉडर्न इंडिया की, उसमें ये आ गया कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया, भारत से विदेश लेके जाते थे और इन्होंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो अब आपको लास्ट में एक क्यों और क्या, ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है किताब को पढ़ते टाइम। जैसे आपने पढ़ाई चालू की और आपको ये आ गया कि औरंगजेब का साम्राज्य टूट गया और छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आ गए, ये तो फैक्ट है। ये आपको हर कोचिंग में बताएंगे औरंगजेब का राज्य टूट गया, उसके बाद में छोटे राज्य आए, अवध में ये हुआ, हैदराबाद में ये हुआ। लेकिन जब आपके दिमाग में क्यों होगा तो आपको ये पता चलेगा कि औरंगजेब का टाइम की समस्या नहीं थी, उससे पहले समस्या चालू हुई थी। तो जब आपके दिमाग में क्यों होगा और आप उसको दोबारा पढ़ाई चालू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जहांगीर का टाइम आया तब कुछ समस्याएं हुई, शाहजहां का टाइम आया तब कुछ समस्या हुई, औरंगजेब का टाइम वो तात्कालिक कारण था, कुछ नीतियां थी, लेकिन कुछ उस व्यवस्था में दोष थे कि व्यवस्था टूटनी ही थी। अब आपने फैक्ट्स याद कर लिए, 2-3 शायद आप कारण भी लिख देंगे, लेकिन जब आपके दिमाग में वो क्यों के आप आंसर ढूंढेंगे, जब पूरी किताब का आपके दिमाग में आइडिया जाएगा तो वो आंसर आप कभी भी नहीं भूलोगे और आपको पता लगेगा कि कैसे किताब के पैराग्राफ में से आंसर निकालने हैं। शायद एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जैसे कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं, कारण, प्रशासनिक, आर्थिक। एनसीईआरटी में ये भी नहीं मिलेंगे आपको। तो जब आप उसको ये पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि एक पैराग्राफ होगा, आप उस पैराग्राफ की पूरी थीम को जब आप खुद से सोचेंगे कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे एंशिएंट में मैं एक एग्जांपल देता हूं जनरली कि बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो गया लेकिन विदेशों में वो चलता रहा। आपने ये फैक्ट कलेक्ट कर लिया, लेकिन कभी आपने ये चीज सोची है कि क्यों लुप्त हो गया?
ये भी तो पढ़ने की बात है। तो इसका जब आप क्यों का आंसर लेंगे तो शायद आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको थोड़े बहुत इंडिकेशन मिलेंगे, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो उसके बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिलेंगे कि हाँ क्यों लुप्त हुआ, आप लिंक कर पाएंगे पुरानी चीजों को। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि एक तो जो मटेरियल जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बहुत सारी बुक लिस्ट है। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि आपने इतनी किताब में इतनी कम किताबें पढ़ के कैसे कर लिया। जैसे हिस्ट्री की मैंने सिर्फ 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी पुराने वाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, और उन्हीं से ही थोड़े से मटेरियल से खुद के लिंक कर करके मैंने बनाया। तो मैं ये बोलता हूं कि जब थोड़े में हो रहा है तो ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कहाँ नीड है। जब आप उस थोड़े में इतना मटेरियल दिया हुआ है कि आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 150 वर्ड में लिखना होगा आपको। 150 वर्ड में आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी बहुत परफेक्ट होती है। तो आप उसको पढ़ेंगे, उसमें अपना दिमाग यूज करेंगे, तो फिर ये चीज होगी। अब बौद्ध धर्म के लुप्त होने में बौद्ध धर्म की में भी कुछ कमियां थी, ब्राह्मण धर्म के कुछ उसमें कारण थे कि उसने कुछ सुधार किए। तो ये सब कारण जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आएंगे। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि लालच से बचना है। बाजार में जाते हैं, दुकान है बहुत सारी, वहां पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा होगा, सबके साथ होता है। मेरे मन में भी आया था लालच, और मैंने कई बार कुछ नोट्स वोट्स उठा भी लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि कभी बाहर की चीजें एक्स्ट्रा चीजें बड़ी भी नहीं, लेकिन उठाने के बाद जब मैंने उनको खोल के पढ़ा तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। ये चीजें मुझे पहले से आती थी और मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इसको पढ़ने में। लालच से बचना है, खुद का मटेरियल आपको देखना है। सिलेबस आपकी जो छोटी छोटी किताबें होती है उसमें वो सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये नहीं है कि इस कोचिंग का भी उठा ले, इस कोचिंग का भी उठा ले। लालच से खुद को बचाना है। अगर आप क्लास भी कर रहे हैं और अगर आपका कोई टॉपिक बहुत अच्छा है भी तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आपने पैसे दिए हैं तो आपको वो सारे नोट्स पढ़ने हैं, जो मटेरियल मिल रहा है वो भी पढ़ना है। ये सब बातें मिथ्या है। अगर क्लास में कोई चीज आपको अनावश्यक लगता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, खुद से कर लीजिए। और सच बताऊं तो आप सबसे बड़े टीचर ही आप खुद के खुद हो। कई लोगों की शिकायत होती है कि आंसर लिखें तो चेक कहाँ पे कराएं। अरे तो खुद चेक करो ना भाई, आंसर लिखो, खुद चेक करो, खुद के पॉइंट्स कितने हैं। जरूरी थोड़ी है जो रेडीमेड मटेरियल आपका आंसर मिल रहा है उसी से ही चेक करना है। खुद से देखो कि मैंने कहाँ गलतियां की है। और हिंदी मीडियम के कई लोग होते हैं वो टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो बोलते हैं कि हिंदी में तो टॉपर्स ही नहीं है, उनकी क्या कॉपी देखें। तो इंग्लिश के टॉपर्स की देखो ना यार, इंग्लिश के टॉपर ने भी बहुत अच्छा लिखा है। भाषा का ही तो फर्क है, कंटेंट तो शायद वो सेम लिखते होंगे दोनों। इंग्लिश के टॉपर की कॉपी देखो, उसमें भी ये देखो कि इसमें हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन टॉपर्स की कॉपी सारे लोग देखते हैं। तो आपको उससे अगर बेहतर बनना है तो उसमें भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी होगी। आप उसको एक एज ए टीचर मतलब चेक करो कि मैं एक टीचर हूं, मेरे को मार्क्स देने हैं। आपको ये देखना है कि उसमें भी कहाँ कमियां हैं, क्या मैं नंबर उसके काट सकता हूँ, कुछ क्या इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कुछ सजेशन लिख सकता हूँ। तो वो आप काम कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ के फैक्ट याद करना, शायद बहुत से लोग इस क्लास में भी होंगे जिनको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है चीजों का, या मैंने इतनी किताबें भी नहीं पढ़ी। मैंने कभी स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ी मॉडर्न इंडिया के लिए। मैंने आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो बहुत बड़ी किताब आती है वो भी नहीं पढ़ी। सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ छोटे मोटे रिसोर्स का सहारा लिया, उसके बेस पे मैंने अपना तैयार किया था। और जैसे एथिक्स के लिए बात करूं तो एथिक्स तो सितंबर में एग्जाम था, तो मैं अगस्त में मैंने एथिक्स स्टार्ट किया था सर के पास में। और सिर्फ 15 से 20 दिनों में सर ने कुछ हेल्प की, तो 15 दिनों में मैंने एथिक्स कंप्लीट किया। और उसके बाद में 5-7 दिन मैंने लगातार एथिक्स के खुद के नोट्स पढ़े और यही फॉर्मूला लगाया जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में मैं ट्राई करता था कि खुद से एग्जाम्पल लिखूं, खुद के पॉइंट्स बनाऊं, क्योंकि जो आंसर हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर लिखे होते हैं, वो आंसर तो याद कर लेंगे, वो सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, उसी से मिलते जुलते आएंगे। तो वो क्वेश्चन हम आंसर याद कर लेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। तो करना यही है कि क्वेश्चन को खुद से देखना है, खुद को सोचना है, खुद से लिखने का ट्राई करना है, उतने मिनट में, उतने टाइम में। शुरुआत में ये हो सकता है आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यही किया था, 15 दिन में एथिक्स की थी। और एथिक्स में हिंदी मीडियम में शायद हाईएस्ट मार्क्स हैं, इससे ज्यादा होंगे 1-2 लड़कों के, लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें हाईएस्ट मार्क्स है, 99 मार्क्स आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई 4-4 महीने भागने की जरूरत है इधर उधर, या इतने लंबे टाइम तक आपको कोचिंग करने की जरूरत है। खुद की एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, खुद की बुक्स लिस्ट चेक की जाए। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि रीड लेस, रिवाइज मोर और थिंक मोर। चीजों को सोचना बहुत जरूरी है, और कम से कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो।
पॉलिटी की किताब होगी लक्ष्मीकांत, लगभग लोगों ने पढ़ रही हुई, लगभग 15 बार मैं रिवाइज कर चुका हूं उसको, और अभी भी मुझे वो पूर्ण नहीं लगती। मुझे लगता है कि अभी भी उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मैं पकड़ नहीं पाया हूँ। हर बार पढ़ता हूँ तो हर बार नए फैक्ट्स मिलते हैं, हर बार ये लगता है कि अरे यार ये चीज तो आज तक मुझसे अनजान थी, मतलब मैं पढ़ नहीं पाया था। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नाम का चीज होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में लगाना है, एक पूरी लाइफस्टाइल होती है, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपके उठने से लेके आपके सोने तक, आपके खाने तक, आपकी फिजिकल हेल्थ तक, ये सारी चीजें काम करती है। आप कितने घंटे की नींद लेते हैं, कई लोग बोल देंगे 4 घंटे सोता था, तो आप 4 घंटे सोने लग जाओगे, लेकिन विज्ञान तो यही बोलता है कि आपको लगभग 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे सो, अच्छे सुबह सुबह कुछ अच्छा हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, और ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो। आपके टीचर्स बोलेंगे एनसीईआरटी मत पढ़ो, कई जगह मैंने सुना है कोचिंग में बोलते हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमारे नोट्स में होता है। जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं, और आप जो पढ़ा रहे हैं उनकी बात मान रहे हो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीजें हैं, खुद का दिमाग थोड़ा यूज करें, हमेशा किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें सेलेक्ट करवाएंगे वो वही लोग करवाएंगे। और तीसरी चीज है कि जो आंसर राइटिंग पे बात करूं तो एक जैसे पॉइंट है कि अब जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया था उसमें 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट ईयर में मैंने ये किया था कि उसको मतलब 36 पेज की कॉपी होती है, मैंने उसको 10-12 पेज में पूरा पेपर कर दिया था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के आया, और मेरे मार्क्स आए थे 50% पूरे, 600 में से 301 नंबर थे। सेकेंड ईयर में मेरे कई सीनियर्स ने बताया कि अगर मार्क्स खींचने हैं तो पूरी कॉपी भर के आनी पड़ेगी। अब जो क्वेश्चन आया, चाहे मुझे आता है चाहे नहीं आता है, मैंने उसमें पूरी 36 पन्ने भर के आया हूँ हर कॉपी में। सेकंड ईयर में 65 थे, थर्ड ईयर में 73 थे। यही स्ट्रेटजी सेकंड ईयर में की, यही थर्ड ईयर में की। तो परवरिश ऐसी हुई है हमारी, तो थोड़ी कमी है कि हमें कभी आंसर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। अब कोई बीटेक का स्टूडेंट होगा आईआईटी का, तो 8 सेमेस्टर होंगे, 16 एग्जाम होंगे, मिड टर्म भी होते हैं उनके, और उनके पेपर भी कुछ ऐसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, 1 नंबर के भी आएंगे, 5 नंबर के भी आएंगे, कुछ बड़े भी आएंगे, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। मैंने कई लोग, मेरे दोस्त थे बीटेक करते, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। तो उनकी परवरिश ऐसी हुई है कि उनको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की हैबिट है। हम लोग जब बॉलिंग करने आएंगे, कोई बॉलर बॉलिंग करने आता है तो ग्राउंड के बाहर से थोड़ी आता है, तो ग्राउंड के बाहर से हम लोग बॉलिंग करेंगे, 1 पेज में इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोचिंग में जब हमें लिखाते हैं तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं वो भी, और कोई ये नहीं बोलता कि इंट्रोडक्शन बिल्कुल छोटा लिखो, 2-3 लाइन का, क्योंकि 2 पेज है, उसमें आप 1 पेज में इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो क्वेश्चन के डायमेंशन को कभी आप टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये टेम्परामेंट आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए 1 साल मिलता है। 1 साल अगर आप खुद में चेंज करने का ट्राई करें तो ये टेम्परामेंट आप बना सकते हैं। हमेशा लालच से बचें, लिखने का लालच, पढ़ने का लालच, क्योंकि अगर आप पढ़ने की ज्यादा रिसोर्स रखेंगे तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम इतनी मौके नहीं देता यूपीएससी की, आप आराम से सोच भी रहे हैं, 5 किताबें पढ़ रहे हैं एक टॉपिक की, फिर भी आपको सारों को लिंक करने का टाइम मिल रहा है। इससे बढ़िया है एक किताब अच्छी सी पढ़े, उसको लिंक करें, बेमतलब के भटकाव से बचें, क्योंकि एक समझदार आदमी की यही निशानी होती है कि वो विज्ञापनों के चक्कर में नहीं आता। तो थोड़ा सा विज्ञापनों से बचना है। आप लोग समझदार हैं, सबको पता है कि फेयर एंड लवली से गोरा नहीं होता है, फिर भी लगा लेते हैं। तो ये लालच थोड़ा बचना पड़ेगा ना सबको। और यूपीएससी के एस्पिरेंट से इतनी उम्मीदें तो होती है कि वो कुछ चेंज खुद में कर सकें, क्योंकि जितना रिजिड बनेंगे उतना लाइफ हमें तोड़ देगी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, खुद को चेंज करने का ट्राई करो, खुद पे कंट्रोल करें, थोड़ा लालच से बचें, और प्रैक्टिस और चिंतन ये दोनों अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई ज्यादा डिफरेंस होगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बाद में आप कुछ पूछ लेंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू। नमस्ते, कैसे हो आप सब? तो मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है और इस साल 337वीं रैंक है। सर ने बता दिया कुछ तो इंट्रोडक्शन, और मैंने बीए मेरा बैकग्राउंड रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और उसी में ये रैंक आई है मेरी। तो सबसे पहली बात तो कुछ मिथ्स पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि